उसे कहीं बहुत दूर शोर की आवाज सुनाई दे रही थी। लाशऊर में उठने वाला शोर आहिस्ता आहिस्ता जैसे बुलंद होता जा रहा था, यूं जैसे दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा हो। शऊर ने आहिस्ता आहिस्ता उस शोर को पहचान लिया था। उमर ने औंधे पड़े हुए आंखें खोलनी शुरू कर दी। चंद लम्हे तो वो आंखें खोलने में बिल्कुल ही नाकाम रहा, मगर फिर कुछ जिद्दोजहद के बाद उसने आंखें खोल दी थी। कमरे में रोशनी थी। कुछ देर तो वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को पहचानने की कोशिश करता रहा और फिर उसका ध्यान दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर चला गया। कोई बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से दरवाज़ा बजा रहा था और साथ उसका नाम भी पुकार रहा था। उमर का सर चकरा रहा था। वो लेटे लेटे ही करवट लेकर सीधा हो गया और आवाज़ को पहचानने की कोशिश करने लगा। आवाज़ को शनाख्त करने में उसे कुछ वक्त लगा था, मगर वो आवाज़ को पहचान गया। वो आवाज़ नानो की थी और वो बार बार उसी का नाम पुकार रही थी। ग्रैनी, मैं जाग गया हूँ, अभी बाहर आ जाऊँगा, उसने बेइख्तियार बुलंद आवाज़ में उनकी आवाज़ के जवाब में कहा था। इस वक्त उसके दरवाजे पर होने वाली दस्तक उसके असाब को झंझोड़ रही थी और वो उसे रोक देना चाहता था। दस्तक एकदम रुक गई थी। ठीक है उमर, जल्दी बाहर आ जाओ, बहुत देर हो गई है, मैं खाना लगवा रही हूँ, उसने ग्रैनी को कहते हुए सुना। वो कुछ कहे बगैर ही चुपचाप बिस्तर में पड़ा रहा। उंगलियों के पोरों से उसने अपनी कनपट्टियों को दबाने की कोशिश की थी, मगर वो सर में होने वाली उस तकलीफ से निजात हासिल नहीं कर सका था। उसके लिए ये सारी कैफियत नई नहीं थी। वो जानता था कि वो जबरदस्त हैंगओवर का शिकार हो रहा है। कुछ देर वो उसी तरह लेटा अपने आसाब को पुरसुकून करने की कोशिश करता रहा, फिर जिद्दोजहद करते हुए बेड पर बैठ गया। उसने सर को 2-3 बार झटक कर कमरे में लगे हुए वॉल क्लॉक पर नजर दौड़ाने की कोशिश की थी, मगर वो वक्त देखने में कामयाब ना हो सका। सामने तिपाई पर पड़ी हुई बोतलों ने एक बार फिर रात के तमाम मनाजिर को उसके सामने खड़ा कर दिया था। उसके होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी थी और इस कमरे के बाहर एक बार फिर वही शैतान होगा। काश मैं कहीं गायब हो सकता, उसने कंबल को झटके से दूर फेंकते हुए सोचा था। बेड से खड़ा होने की कोशिश में वो लड़खड़ा गया। उसे मतली हो रही थी। चंद लम्हों के लिए वो एक बार फिर बेड पर बैठ गया, फिर हिम्मत करके दोनों हाथों की उंगलियों से कनपट्टियों को दबाते हुए वो उठ खड़ा हुआ था। लड़खड़ाते हुए कदमों से वो ड्रेसिंग रूम की तरफ चल दिया। ड्रेसिंग रूम में दाखिल होने के बाद उसने वार्डरोब में पड़ा हुआ ब्रीफकेस निकाल लिया था। वो अब जल्द अज जल्द उस हैंगओवर से निजात हासिल करने के लिए ब्रीफकेस में पड़ी हुई गोलियां लेना चाहता था, मगर ब्रीफकेस खोलने के बाद भी वो ब्रीफकेस में से अपनी मतलूबा गोलियां तलाश नहीं कर पाया था। उफ! उसने ब्रीफकेस को दूर फेंक दिया था। कुछ देर घूमते हुए सर को दोनों हाथों से पकड़े ड्रेसिंग टेबल के स्टूल पर बैठा रहा था, फिर वो उठकर लड़खड़ाते हुए कदमों से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। नल को पूरी रफ्तार से खोलते हुए वो वॉश बेसिन के सामने झुककर दाएं हाथ की उंगलियां अपने हलक में डालने लगा। ये कोशिश कामयाब रही। उससे अपना मैदा खाली होता हुआ महसूस हुआ था, मगर उसके चकराते हुए सर को ज्यादा अफाता नहीं हुआ था। चंद मिनटों बाद उसने साबुन से हाथ धोने के बाद अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारने शुरू कर दिए थे, मगर ये तरकीब भी कुछ ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं हुई। चंद लम्हे वो उसी तरह वहीं खड़ा रहा, फिर कुछ बेचारगी के आलम में वो वॉशरूम से निकल आया। अब किचन में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो जानता था किचन में उस वक्त खानसामा के अलावा ग्रैनी भी होंगी और शायद अलीजा भी, और वो इस हालत में उन लोगों के सामने नहीं जाना चाहता था, मगर अब उसके अलावा और कोई चारा नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो ड्रेसिंग रूम से निकला था और फिर अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजे की नॉब पर हाथ रखते हुए उसने लॉक खोलने की कोशिश की थी और ठिठक गया था। उसे बहुत अच्छी तरह याद था कि रात को अलीजा के कमरे से निकलने के बाद उसने सबसे पहला काम दरवाजे को लॉक करने का किया था, मगर उस वक्त लॉक खुला हुआ था। वो हैंगओवर का शिकार था, मगर वो रात को होने वाले तमाम वाकयात याद कर सकता था। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने दरवाजे को खुद लॉक किया था ताकि अलीजा या कोई और दोबारा उसके कमरे में ना आए, और उसके बाद वो ड्रिंक करने लगा था।
और अब ये दरवाजा खुला हुआ है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई रात के किसी वक्त या फिर सुबह मेरे कमरे में मुझे देखने आया था। और वो कौन हो सकता है? उसने नॉब पर हाथ रखे हुए चंद लम्हे झुंझलाते हुए सोचा था, और फिर जैसे उसके जहन में एक झमाका हुआ था, वो होंठों को भींचते हुए अपने कमरे में से बाहर निकल आया था। लाउंज से गुजरकर वो किचन में आ गया था। ओह उमर, तुम उठ गए, ग्रैनी ने उसे देखते ही कहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया था। उनकी तरफ देखे बगैर वो फ्रिज की तरफ बढ़ गया था। तुम्हें कुछ चाहिए? ग्रैनी ने उसे फ्रिज का दरवाजा खोलते देखकर पूछा था। उसने अब भी कोई जवाब देने के बजाय फ्रिज के अंदर झांकते हुए सिरके की बोतल तलाश करनी शुरू कर दी। ग्रैनी अब कुछ कहने के बजाय खामोशी से उसकी हरकत को देखती रही। वो सिरके की बोतल निकाल कर किचन में पड़ी हुई छोटी सी डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया था। मुरीद बाबा, एक ग्लास में थोड़ा सा पानी दे दें, उसने सिरके की बोतल खोलते हुए कहा था। ग्रैनी दम बखुद उसकी कार्रवाई देख रही थी। मुरीद बाबा ने खामोशी से एक ग्लास में थोड़ा सा पानी डालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने सिरके की बोतल में से कुछ सिरका उस ग्लास में उंडेला और ग्लास हाथ में लेकर उसे पीने लगा। चंद घूंट पीने के बाद उसने एकदम खुद को बेहतर महसूस किया था। ग्लास में उसने कुछ और सिरका उंडेला था और फिर ग्लास हाथ में लेकर उठकर खड़ा हुआ। इस बार नानो ने उससे कुछ कहने की कोशिश नहीं की थी। वो सब कुछ समझ चुकी थी और उस वक्त वो उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। वो ग्लास लेकर किचन के दरवाजे से निकला था और उसकी नज़र लाउंज के सामने वाले सोफे पर बैठी अलीसा पर पड़ी थी। लाउंज से पहले गुजरते हुए वो अलीसा की तरफ पुष्ट होने की वजह से उसे देख नहीं सका था, मगर अब अलीसा उसके बिल्कुल सामने थी और उमर यकदम गज़बनाक हो गया था। उसने बुलंद आवाज में अलीसा से कहा था, दूसरों के मामलात में इतनी दिलचस्पी क्यों है तुम्हें? अलीसा ने बेहद हैरानी के आलम में उसे देखा था। वो थोड़ी देर पहले ही उसके सामने से गुजरकर किचन में गया था और अब किचन से बाहर निकलकर वो यकदम इस टोन में उससे बात करने लगा था। उसकी आवाज की करख्तगी और चेहरे पर मौजूद खौफ की अलीसा को खौफ सता करने के लिए काफी थी। वो जर्द चेहरे से उसके जुमले का मकसद समझने की कोशिश करने लगी। वो कुछ आगे बढ़ आया था और अलीसा ने उसके पीछे नानो को भी किचन से निकलते देखा था। क्या हुआ उमर, क्यों शोर कर रहे हो? मेरा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए शोर कर रहा हूँ। वो नानो की बात पर और भी बिगड़ गया। आखिर हुआ क्या है जो इतने नाराज हो रहे हो? नानो ने नरमी से उसके बाजू पर हाथ रखते हुए पूछा था। ये सवाल मुझसे नहीं, इससे पूछे। उसने अलीसा की तरफ इशारा किया था, जो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत सोफे पर बैठी हुई थी। नानो को जैसे हैरत का एक झटका लगा था। अलीसा से पूछूं? अलीसा ने क्या किया है? इसके नजदीक दूसरों की जिंदगी तमाशा है, जिसे देखकर एंजॉय करना इसका फर्ज बनता है। नानो उसकी बात बिल्कुल नहीं समझी थी। उमर, मुझे बताओ तो इसने किया क्या है? मैंने आपसे कहा है ना कि मुझसे मत पूछे, इससे पूछे। उमर उसकी बात पर यकदम भड़का था। नानो ने हैरत से अलीसा को देखा था, जिसका चेहरा सफेद हो गया था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उमर कमरे में आने की बात जान जाएगा और फिर उस पर इस तरह हंगामा खड़ा कर देगा। क्या हक पहुंचता है तुम्हें कि तुम लोगों की जातियात में दखल अंदाजी करो? मुंह उठाकर चोरी छुपे दूसरों के कमरों के लॉक खोलकर वहां जाओ। उसकी आवाज इतनी बुलंद और लहजा इतना तल्ख था कि अलीसा के हाथ पैर कांपने लगे थे। तुम होती कौन हो ये सब कुछ करने वाली? ये घर तुम्हारा या तुम्हारे बाप का नहीं है कि तुम यहाँ के हर कमरे में झांकने लगो। वो उंगली उठाकर तेज आवाज में उससे कह रहा था, जितना हक तुम्हारा इस घर पर है उतना ही मेरा है। इससे तुम्हें अपनी हुदूद का पता होना चाहिए। उमर, इतने गुस्से में आने की जरूरत नहीं है। अलीसा का कोई कसूर नहीं है। मैंने ही उसे तुम्हारे कमरे में जाने के लिए कहा था। नानो ने बड़ी नरमी से उसे रोकने की कोशिश की थी। उमर को एकदम धचका लगा था। आपने कहा था? हाँ, मैंने कहा था। उमर ने अपने बाजू पर रखा हुआ उनका हाथ एक झटके से हटा दिया। आपने क्यों कहा था?
तुम्हें इतनी देर हो गई थी, तुम उठ ही नहीं रहे थे। मैं परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने अलीसा से कहा कि वो लॉक खोलकर अंदर जाए और देखे कि तुम ठीक हो। नानू ने बहुत महारत से झूठ बोलते हुए कहा था, मैं जब चाहूंगा उठूंगा, और आपको क्या हक पहुंचता है कि आप इस तरह मेरे कमरे में जासूस भेजें? वो अब नानू से उलझने लगा था। क्यों, मुझे तुम्हारे बारे में परेशान होने का कोई हक नहीं है? नानू ने उससे शिकवा किया। नहीं, आपको मेरे बारे में परेशान होने का कोई हक है, ना ही उसकी जरूरत है। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि अपने बेडरूम में भी आजादी से ना रह सकूं। उमर, जो लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं वो, उसने झुंझलाए हुए अंदाज में नानू की बात काट दी थी। जहन्नुम में जाएं वो लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। मुझे जरूरत नहीं है किसी की मोहब्बत की, ना ही मोहब्बत करने वाले लोगों की। मैं थक चुका हूँ और तंग आ चुका हूँ इन लुग़वियात से। उसके लहजे में इतनी बेजारी थी कि नानो चुप की चुप ही रह गई थी। वो झुंझलाया हुआ अपने कमरे की जानिब जाने लगा था, लेकिन जाते जाते वो एक बार फिर रुक गया और उसने उंगली उठाकर अलीसा से कहा था, आइंदा कभी ऐसी कोई हरकत मेरे साथ मत करना। उसके जवाब या रद्द-ए-अमल से पहले ही वो लाउंज से निकल गया था। चंद लम्हों बाद अलीसा ने एक धमाके के साथ उसके कमरे का दरवाज़ा बंद होते सुना था। नानो अभी भी वहीं खड़ी थी और अब अलीसा के लिए उनसे नज़र मिलानी मुश्किल हो गई थी। वो यकदम उठकर ही भागती हुई लाउंज से निकल गई थी। उसने अपने अक़ब में नानो की आवाज़ सुनी थी, मगर वो रुकी नहीं थी। वो उनके सामने रोना नहीं चाहती थी। वो मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकता है? उसे अब भी यकीन नहीं आया था कि ये सब उसने उमर से सुना था। उसने सोफे पर बैठकर दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया था। उमर इतना तल्ख कैसे हो सकता है? और वो भी मेरे साथ? उसने बहते हुए आंसुओं के साथ सोचा था। उसने कभी मुझे इस तरह नहीं डांटा, कभी यूं बात नहीं की, फिर अब क्यों? उसके आंसुओं की रफ्तार में इजाफा हो गया था। इस तरह सबके सामने उसने, क्या वो मुझे इतना नापसंद करता है? उसका दिल डूबने लगा। मगर मैंने ऐसा क्या किया है? मैं तो उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी थी। वो जानती थी नानो उसके पीछे आई होंगी और यकदम उसके वजूद को शर्मिंदगी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उसकी वजह से उमर ने नानो के साथ भी बदतमीजी की। उसने चेहरे से अपने हाथ नहीं हटाए थे। नानो उसके पास सोफे पर बैठ गई थी और उन्होंने बड़ी शफकत से अपना बाजू उसके गिर्द फैला लिया था। तुम्हें उसके कमरे में इस तरह नहीं जाना चाहिए था, उसने उनकी धीमी सी आवाज़ सुनी थी। आई एम सॉरी नानो, मैं परेशान थी, इसलिए मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि वो ठीक है। उसने इसी तरह चेहरा ढांपे और सिसकियों में कहा था। मैं जानती हूँ, मगर फिर भी तुम्हें उसके कमरे में इस तरह नहीं जाना चाहिए था। वो इस वक्त ज़हनी तौर पर बहुत परेशान है और मामूली सी बात भी उसे मुश्तइल कर देने के लिए काफ़ी है, इसलिए तुम आइंदा मोहतात रहना। नानो ने उसकी पुश्त थपथपाते हुए कहा था। लेकिन क्या नानो, आपको लगता है कि मैं उसका तमाशा? उसे और रोना आया था। आखिर उसने इतनी बड़ी बात क्यों कही? अलीसा, रोने का कोई फ़ायदा नहीं है और इस वक्त तो उससे किसी भी बात की तवक्को की जा सकती है और इन बातों पर कुड़ने का भी तो कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर है सब कुछ भुला दिया जाए, उन्होंने उसको समझाते हुए कहा था। तुम रोना बंद कर दो। मुझे पता है कि तुम्हें उसकी बातों से तकलीफ़ हुई है, मगर वो खुद भी इस वक्त तकलीफ़ में है। जब वो नॉर्मल होगा तो उसे खुद ही अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, नानो ने उसे दिलासा देते हुए कहा था। फिर वो बहुत देर तक उसके पास बैठी रही। उठकर जाने से पहले उन्होंने कहा था, लंच की टेबल तैयार हो चुकी होगी और उमर भी आने ही वाला होगा, तुम भी आ जाओ। नहीं नानो, मुझे भूख नहीं है। वो अब उमर का दोबारा सामना नहीं करना चाहती थी। नहीं अलीसा, तुम आओ, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने तुमसे कहा है कि इस वक्त उससे नाराज़ होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम नाराज़ होगी तो वो और पीछे हट जाएगा। इस वक्त उसकी हर तल्ख बात को नज़रअंदाज कर दो। तुम लंच बाहर आकर करो। मैं चाहती हूँ वो ये महसूस ना करे कि हम उसकी किसी बात पर नाराज़ हैं।
नानो ने एक बार फिर बड़ी मलाइमत से उसे समझाते हुए कहा था। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, उसने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा था। नानो मुस्कुराकर कमरे से निकल गई थी। अलीसा ने वॉशरूम में जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारने शुरू कर दिए थे। वॉश बेसिन के ऊपर लगे हुए आईने में उसने अपना चेहरा देखा। उसकी आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी और इस वक्त उसके सामने जाने पर भी ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो रोती रही है, मगर वो बाहर ना जाकर एक बार फिर नानो को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। उसने टॉवल स्टैंड से तौलिया लेकर चेहरा खुश्क किया था और फिर कमरे से बाहर निकल आई थी। वो उस वक्त खाने की मेज़ पर नानो के साथ बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी जब वो तकरीबन 15 मिनट के बाद बिल आखिर अपने कमरे से निकल आया। उस वक्त वो बिल्कुल ही नॉर्मल लग रहा था। एक हाथ में ब्रीफ केस पकड़े और दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़े वो बहुत संजीदा मगर पुरसुकून नजर आ रहा था। डाइनिंग रूम में दाखिल होकर उसने डाइनिंग टेबल के एक कोने में ब्रीफ केस रख दिया था और फिर कुछ और कहे बगैर अपनी कुर्सी की तरफ देखा। अब वो पानी का ग्लास उठाकर पी रहा था। उमर, ये देखो, कबाब बनवाए हैं मैंने तुम्हारे लिए, नानो ने बात शुरू की थी। उसने कुछ भी कहे बगैर उनकी बढ़ाई हुई डिश में से एक कबाब उठाकर अपनी प्लेट में रख लिया था। ये चावल लो, नानो ने खामोशी तोड़ने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए कहा। खामोशी नहीं टूटी थी, चावल खामोशी से लिए गए थे। नानो ने हिम्मत नहीं हारी। इस बार उमर की तरफ रशियन सैलेड बढ़ाया गया था। ये भी लो ना, तुम्हें पसंद है, मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है। ग्रैनी, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं खुद ले लूँगा, आप मुझे खामोशी से खाना खाने दें, बार बार डिस्टर्ब ना करें। इस बार उमर ने सलाद लेने के बजाय अपना दायां हाथ उठाकर बड़े रूखे अंदाज में कहा था। नानो बेसाख्ता शर्मिंदा हो गई थीं। उन्होंने सलाद का डोंगा मेज़ पर रख दिया। अलीसा ने खाना खाते हुए सर उठाकर नानो को देखा था। वो कुछ खिसियानी सी होकर अब अपनी प्लेट में चावल निकाल रही थी। मुरीद बाबा टेबल पर कोई चीज़ रखने आए थे जब उमर ने उनसे कहा था, मुरीद बाबा, ड्राइवर से कहें वो गाड़ी निकाले और मेरे कमरे में जो बैग्स हैं वो ज़रा गाड़ी में रखवा दें। अलीसा का हाथ रुक गया था। वो उसी इत्मीनान से खाना खाने में मसरूफ़ था। अलीसा ने नानो को देखा था, वो भी उमर की तरफ देख रही थी। मुरीद बाबा बाहर जा चुके थे। सामान क्यों? नानो ने कुछ बेचैन होकर पूछा था। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बड़े इत्मीनान से जवाब दिया गया था। कहाँ जा रहे हो? फिलहाल तो होटल में बुकिंग कराई है। मगर क्यों? क्यों का क्या मतलब है? जाहिर है मुझे यहाँ से जाना ही था, ये मेरा घर नहीं है, मैंने यहाँ आकर गलती की थी। उमर, ये तुम्हारा घर है। नहीं ग्रानी, ये मेरा घर नहीं है, ये आपका घर है, अलीसा का घर है, मेरा नहीं। वो कबाब के टुकड़े करते हुए बड़े इत्मीनान से कह रहा था। उसका लहजा बहुत दो टोक था। अगर आप मेरी वजह से ये घर छोड़कर जा रहे हैं तो प्लीज़, मैं अपनी गलती के लिए एक्सक्यूज़ करती हूँ, आप मुझसे नाराज़ होकर यहाँ से ना जाएं। इस बार अलीसा ने उससे कहा था, मैं किसी से भी नाराज़ होकर यहाँ से नहीं जा रहा, बस मुझे अब यहाँ नहीं रहना। उसने अलीसा की तरफ देखे बगैर ही कहा था। मगर तुम तो यहाँ रहने आए थे। हाँ, मैं रहने आया था और मुझे नहीं आना चाहिए था। मैं नहीं जानता था यहाँ आपका बेटा मेरे पीछे आ जाएगा, मगर अब तो वो चला गया है। अभी चला गया है, मगर मैं दोबारा आने से किसी को कैसे रोक सकता हूँ? उमर, जब तक तुम यहाँ हो मैं उसे यहाँ नहीं आने दूंगी। आएगा भी तब भी कोई तुमसे इस मामले पर बात नहीं करेगा, मगर तुम यहाँ से मत जाओ। नहीं ग्रानी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ सुकून नहीं है, उसने बेहद संजीदगी से कहा था। तुम्हें यहाँ सुकून है या नहीं, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी, ये बात तुम कान खोल कर सुन लो। नानो यकदम कहते हुए मेज से उठ गई थी। मुरीद, मुरीद, इसका सामान वापस अंदर रखाओ, वो कहीं नहीं जा रहा। उन्होंने मुरीद को बैग लाते हुए देखकर कहा था। ग्रैनी, जज्बाती मत हो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता और ना ही रहूंगा, मुझे जाने दें। उसका लहजा हनूस सर्द था। क्या हो गया है तुम्हें उमर? क्यों कर रहे हो इस तरह? इतने जिद्दी नहीं थे तुम। अलीसा ने ग्रानी की आंखों में आंसू उमड़ते हुए देखे थे।
उसने उमर को उनसे नजरें चुराते हुए और फिर शिकस्त खुर्दा अंदाज में सर झुकाते हुए देखा था। मुरीद, सामान वापस रखाओ, नानो ने एक बार फिर खानसामा से कहा था। उमर इस बार बिल्कुल खामोश रहा। मुरीद बाबा चंद लम्हे उसके रद्द अमल का इंतज़ार करते रहे और फिर खामोशी से बैग्स उठाकर वापस मुड़ गए। अलीज़ा के चेहरे पर इत्मीनान झलकने लगा था। वो लंच करने के बाद घर से निकल गया था। नानो वक्फे वक्फे से उसके मोबाइल पर कॉल करती रही। वो रात 11 बजे के करीब वापस आया। अलीज़ा इस वक्त अपने कमरे में जा चुकी थी। नानो ने उससे खाने का पूछा और उसने इनकार कर दिया था। वो खाना बाहर से खा कर आया था। अगली सुबह जिस वक्त अलीज़ा नाश्ते की मेज़ पर आई, उस वक्त वो वहाँ नहीं था। अलीज़ा ने नानो से उमर के बारे में पूछने की कोशिश नहीं की थी। खामोशी से नाश्ता करने के बाद वो यूनिवर्सिटी चली गई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में भी सारा दिन उसका जहन उसी इंतजार का शिकार रहा था जिसका सामना वो पिछले 2-3 दिन से कर रही थी, और उसकी ये कैफियत शहला से छुपी नहीं रही थी। क्या हुआ है तुम्हें? तीसरे पीरियड में उसने किताबें उठाकर क्लास से निकलते हुए उससे पूछा था। कुछ भी तो नहीं। तो फिर इतनी खामोश क्यों हो? मैं हमेशा ही खामोश रहती हूँ। हाँ, मगर इस तरह नहीं। अलीज़ा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। आओ आज कनाल पर चले। शैला कुछ देर उसका चेहरा देखती रही, फिर उसने कहा, क्लासेस छोड़ दे? हाँ, कभी कभी तो ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, चलो। शहला ने मजीद कुछ भी ना कहा था। नहर के किनारे बहुत देर तक वो कुछ कहे बगैर खामोशी से बैठी रही थी। फिर खामोशी को शहला ने ही तोड़ा था। अब बता दो, क्या हुआ है? अलीज़ा उसके सवाल पर चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी थी। तुम परेशान हो? परेशान नहीं हूँ, उदास हूँ। वो एक बार फिर नहर के पानी को घूरने लगी थी। उदास क्यों हो? शहला ने बड़ी मलाइमत से पूछा था। पता नहीं, घर में तो सब कुछ ठीक है। हाँ। पेरेंट्स याद आ रहे हैं? नहीं। नानू ने कुछ कह दिया है? नहीं। शैला झुंझला गई। तो फिर क्या मसला है? फिर उदास क्यों हो? अलीज़ा खामोश रही थी। उमर से तो कोई झगड़ा नहीं हो गया? शैला को अचानक ख्याल आया था। अलीज़ा ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा था। शैला को उसकी आंखों में उमड़ते हुए आंसू नजर आ गए थे। उमर ने कुछ कहा है? उसने सर झुका लिया था। शैला ने गहरी सांस ली। हर बार तुम दोनों के दरमियान किसी न किसी बात पर कुछ न कुछ जरूर हो जाता है। अब क्या हुआ है? वो बिल्कुल बदल गया है शैला, पहले जैसा नहीं रहा। उसने दाएं हाथ की पुष्ट से आंसू साफ करते हुए कहा। वक्त हर चीज को बदल देता है। कोई भी चीज हो या इंसान, वो एक जैसा नहीं रह सकता। इसलिए मुझे ये सुनकर हैरत नहीं हुई उमर बदल गया है। अलीज़ा बेबसी से अपना निचला होंठ काटने लगी थी। 2-4 साल बाद तुम उससे मिलोगी तो वो और ज्यादा बदला हुआ लगेगा। इट्स बट नेचुरल। शहला बेहद पुरसुकून थी। शहला, वो मुझे कभी भी इस तरह ट्रीट नहीं करता था जिस तरह आप इन 2-4 दिनों में। मुझे यूं लगा जैसे वो मुझे अपनी कज़न नहीं समझता। उसके लिए मैं वैसी ही हूँ जैसे माली, ड्राइवर, खानसामा। प्रैक्टिकल बनो अलीज़ा, दूसरों से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए। शहला ने बहुत ही गहरी नज़रों से उसे देखा था। शहला, वो मेरा दोस्त था। क्या दोस्तों से भी तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए? तुम उसे सिर्फ दोस्त नहीं समझती। सिर्फ दोस्त समझती तो यहाँ बैठकर ये सब कुछ ना बता रही होती। अलीज़ा ने सर झुका लिया था। बहरहाल, अब क्या हुआ है? अलीज़ा ने कुछ हिचकिचाते हुए उसे सब कुछ बता दिया था। शहला भी उतनी ही शॉक्ड होकर सारी बात सुनती रही। मुझे तो यकीन नहीं आता शैला, उमर ये सब कुछ कर सकता है। वो कभी भी ऐसा नहीं था। फिर अब क्यों? अब जब वो सेटल हो चुका है तो इतने बड़े तगय्युरात क्यों? तुम इस तगय्युर की वजह जानने में दिलचस्पी मत लो। क्यों? अलीज़ा, तुम उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। वो अब जिस मदार में दाखिल हो चुका है वहाँ कोई अलीज़ा नहीं है, ना ही उसे ज़रूरत है। मैं उसकी दोस्त हूँ। पता नहीं कि उसे दोस्तों की ज़रूरत भी है या नहीं। दोस्तों की ज़रूरत तो हमेशा होती है, लेकिन हर एक को नहीं।
उमर के साथ जो भी हो रहा है वो आर्जी है, वो इस फेज से निकल जाएगा। वो मैच्योर है, समझदार है, बहुत जल्दी अपनी प्रॉब्लम्स को हल कर लेगा। तुम्हारे कज़न में ये एक ख़ास खूबी है और ऐसे बंदों को किसी अलीज़ा की ज़रूरत नहीं होती जो उनसे हमदर्दी करे या उन पर तरस खाए, इसलिए तुम उसके बारे में परेशान होना छोड़ दो। शैला बहुत नरमी से उसे समझाती रही। वो उसे कुछ कहना चाहती थी मगर खामोश रही। वो शहला के साथ कुछ शेयर करना नहीं चाहती थी। बहुत देर तक वहाँ बैठे रहने के बाद शैला ने कहा था, अब चले, बहुत देर हो गई है। अलीज़ा कुछ कहे बगैर ही उठ खड़ी हुई थी। उस दिन घर आने पर नानू ने उसे बताया था कि उमर इस्लामाबाद चला गया है, अब वो कुछ दिन बाद आएगा। अलीज़ा ने किसी भी रद्द अमल का इजहार नहीं किया था। लंच करने के बाद वो डाइनिंग टेबल से उठ रही थी जब नानू ने उससे कहा था, उमर हम दोनों के लिए कुछ चीज़ें लाया है, वो बैग दे गया है। मैंने अभी खोला नहीं, सोच रही थी तुम यूनिवर्सिटी से आ जाओ तो खोलूंगी। अलीज़ा खामोशी से उनका चेहरा देखती रही। अगर एक दिन पहले घर में वो सब कुछ ना हुआ होता तो शायद इस वक्त वो बड़ी बेताबी से नानू की बात पर कुछ न कुछ कहती, मगर अब उसे कोई बेताबी नहीं हुई थी। आप खुद बैग खोल ले, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, उसने बेदिली से कहा था। अलीज़ा यहाँ बैठो। नानू प्लीज़, मुझे यूनिवर्सिटी का कुछ काम करना है। अलीज़ा बैठ जाओ, नानू ने इस बार कुछ डांटते हुए कहा था। वो कुछ मुताम्मिल सी कुर्सी खींचकर बैठ गई। तुम उमर से नाराज़ हो? उन्होंने बगैर किसी तमहीद के पूछा। नहीं, तो फिर इसकी लाई हुई चीज़ें क्यों नहीं लेना चाहती? वो खामोश रही थी। मैं कुछ पूछ रही हूँ, बस वैसे ही। बस वैसे ही से क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा दिल नहीं चाहता। अलीज़ा, मैंने तुम्हें समझाया था कि उमर आजकल परेशान है, उसकी किसी बात पर खफा होना मुनासिब नहीं। वो शायद खुद भी नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है और क्या कह रहा है। अगर समझने के काबिल होता तो फॉरेन सर्विस में इतनी अच्छी पोस्ट छोड़कर यूं सिर्फ बाप की इज्जत में पाकिस्तान आ जाता। नानू, मैं उसकी किसी भी बात पर नाराज नहीं हूँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तुम्हें कल की बातें क्या बुरी नहीं लगी? बुरी लगी हूँ तो मैं क्या करूँ? मैं यहाँ से जा तो नहीं सकती, उसने सर झुकाए हुए अफसुर्दगी से कहा था। उसने जो भी कहा उसे भूल जाओ, गुस्से में इंसान बहुत सी बातें कह देता है। नानू से समझाने लगी थी। अब देखो, वो सुबह जाते हुए मुझसे खास तौर पर कहकर गया है कि तुम्हारी चीजें तुम्हें दे दूं। अलीज़ा इस बार खामोश रही थी। नानू उसे लेकर अपने कमरे में आ गई थी। उन्होंने उमर का दिया हुआ बैग खोला और उसमें मौजूद चीजें निकालकर बेड पर रखना शुरू कर दी। उसे पहली बार उमर की लाई हुई कोई चीजें देखकर खुशी नहीं हो रही थी, बल्कि उसकी रंजीदगी बढ़ती जा रही थी। उसे मालूम होना चाहिए मुझे उसकी लाई हुई चीजों की कोई जरूरत नहीं है, उसने सोचा था। चीजों का ढेर उठाने के बाद वो खड़ी हुई थी जब नानू ने उससे कहा, जब उमर वापस आए तो तुम इन चीजों के लिए उसका शुक्रिया अदा करना। वो उनकी हिदायत सुनकर खामोशी से कमरे से निकल आई। अपने कमरे में आकर पहली बार उसने उमर की दी हुई चीज़ों को बार बार देखने के बजाय एक शॉपर में डालकर वार्डरोब के एक कोने में रख दिया था। साल में 2-3 बार जब उसकी मम्मी और पापा उसके लिए चीज़ें भिजवाया करते थे तो वो उन्हें भी इसी तरह देखे बगैर वार्डरोब में रख दिया करती थी और फिर उन्हें सिर्फ उसी वक्त देखा करती कि जब उसे किसी को कोई गिफ्ट देना होता। वो उन्हीं चीज़ों में से कुछ न कुछ निकाल कर गिफ्ट कर देती। फिर खुद उसे अपने इस्तेमाल के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो वो उन शॉपर्स की तरफ मुतवज्जा हो जाती। मगर उमर जब भी उसके लिए कुछ लाता या भेजता था तो वो कभी भी उन चीज़ों को वार्डरोब में नहीं रखती थी। वो उन्हें कमरे में अपने सामने रखती थी या फिर फौरी तौर पर उन्हें अपने इस्तेमाल में ले आती थी। उमर 4 दिन के बाद लौटा था और एक बार फिर उसके चेहरे पर वही सुकून और इत्मीनान था जो अंकल जहांगीर के आने से पहले उसके चेहरे पर था। रात को खाने पर वो नानू को इस्लामाबाद में अपनी मसरूफियात के बारे में बता रहा था। चंद हफ्तों तक ट्रेनिंग के लिए सहाला जाना पड़ेगा मुझे, फिर पोस्टिंग हो जाएगी, वो नानू को कह रहा था। वलीद के डैडी से मेरी बात हुई है, वो कह रहे थे कि अच्छी पोस्टिंग दिलवा देंगे। वो अपने एक दोस्त का नाम ले रहा था। तुम खुश हो ना? नानू ने उससे पूछा। खुशी? पता नहीं, मगर हाँ मुतमईन हूँ।
اس کے چہرے پر اب عجیب سی مسکراہٹ تھی، اور وہ اس لیے کہ آپ کے بیٹے نے میری راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اچھا تم یہ سوپ تو تھوڑا اور لو، یہ میں نے صرف تمہارے لیے بنوایا ہے۔ نانو نے کمال مہارت سے بات بدل دی، میں پہلے ہی کافی لے چکا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے منع کیا۔ علیزہ خاموشی سے کھانا کھاتے ہوئے ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتی رہی۔ نانو مسلسل اس کے ساتھ گفتگو میں مصروف رہی تھیں۔ علیزہ بہت جلد کھانے سے فارغ ہو گئی۔ جب وہ ایکسکیوز می کہہ کر کھڑی ہوئی تو نانو پہلی بار متوجہ ہوئی تھی۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ جی، جواب انتہائی مختصر تھا۔ تو بیٹھو نا علیزہ، کافی پیتے ہیں اکٹھے؟ نہیں نانو، مجھے کچھ کام ہے، اس نے کہا تھا۔ بھائی عمر، علیزہ کو تمہارے گفٹ بہت پسند آئے، بہت تعریف کر رہی تھی۔ نانو اس بار عمر سے مخاطب تھی۔ علیزہ نے عمر کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ نانو پھر میں جاؤں؟ اس سے پہلے کہ عمر جواباً کچھ کہتا، علیزہ نے نانو سے کہا تھا۔ نانو نے اسے کچھ خفگی سے دیکھا۔ انہیں شاید علیزہ سے اس طرح کے رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ ٹھیک ہے جاؤ، تھینک یو۔ وہ ڈائننگ روم سے باہر نکل آئی۔ اگلے چند دن بھی اس کے اور عمر کے درمیان کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ صبح جس وقت یونیورسٹی جاتی تھی اس وقت وہ سو رہا ہوتا، اور جب وہ واپس آتی تو گھر میں موجود نہیں ہوتا۔ شام کو وہ گھر آیا کرتا تھا اور اس وقت وہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہوتی تھی۔ رات کے کھانے پر ان کا سامنا ہوتا تھا اور اس کے بعد عمر واک پر نکل جایا کرتا تھا، اور علیزہ ایک بار پھر اپنے کمرے میں آ کر پڑھائی میں مصروف ہو جاتی تھی۔ اس نے اس واقعے کے بعد کبھی بھی عمر کے کمرے میں جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب ملازم ہی اس کے کمرے کو صاف کیا کرتا تھا اور وہی سارے پیغام لے کر اس کے کمرے میں جایا کرتا تھا۔ عمر سے گھر میں جب بھی اور جہاں بھی اس کا سامنا ہوتا وہ کترا کر گزر جاتی۔ خود اس نے بھی بات کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی۔ اس دن سپہر کا وقت تھا۔ نانو کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ خان سامہ بھی اپنے کوارٹر میں تھا۔ وہ کافی بنانے کے لیے کچن میں آئی تھی جب اس نے لاؤنج میں فون کی گھنٹی سنی۔ وہ لاؤنج میں چلی آئی۔ فون عمر کے کسی دوست کا تھا۔ ہاں وہ گھر پر ہیں، آپ ان کے موبائل پر کال کر لیں، اس نے فون سننے پر کہا۔ میں نے موبائل پر کال کرنے کی کوشش کی ہے لیکن موبائل آف آ رہا ہے۔ آپ یا تو ان سے بات کروا دیں یا پھر انہیں کہیں کہ موبائل آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا تھا۔ اچھا آپ ہولڈ کریں، میں ان کو بلوا دیتی ہوں، اس نے کچھ سوچنے کے بعد کہا تھا۔ ریسیور رکھنے کے بعد وہ سوچتی رہی کہ عمر تک پیغام کیسے پہنچائے۔ صرف پیغام اس تک پہنچانے کے لیے وہ کوارٹر سے ملازم کو بلواتی تو یہ بات نہ صرف ملازم کے لیے عجیب ہوتی بلکہ اس وقت تک بہت دیر ہو جاتی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے خود ہی پیغام دینے کا سوچا۔ عمر کے بیڈ روم کے دروازے پر پہلی دستک دیتے ہی اندر سے آواز آئی تھی۔ یس کم ان، آپ کی کال ہے، اس نے بلند آواز میں کہا تھا۔ علیزہ اندر آ جاؤ، اندر سے کہا گیا تھا۔ آپ کے کسی دوست کا فون ہے، اس نے اس بات کے جواب میں ایک بار پھر اپنا جملہ دہرایا تھا۔ میں آ رہا ہوں، اس بار چند لمحوں کے وقفے کے بعد اس نے کہا تھا۔ وہ واپس کچن میں آ کر کافی میکر میں پانی ڈالنے لگی۔ چند لمحوں بعد اسے لاؤنج میں عمر کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ فون پر باتیں کر رہا تھا۔ علیزہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ وہ اس وقت فریج سے کریم نکال رہی تھی جب اس نے عمر کی آواز سنی تھی۔ میں نے تم کو کمرے میں آنے سے منع نہیں کیا، اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ کچن کے دروازے میں کھڑا تھا۔ آپ جب چاہیں میرے کمرے میں آ سکتی ہیں۔ وہ مڑ کر دوبارہ کریم کا پیکٹ نکالنے لگی۔ اس دن اعتراض مجھے صرف تمہارے آنے کے طریقے پر ہوا تھا کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ مناسب نہیں تھا، وہ ایک بار پھر کہہ رہا تھا۔ علیزہ کریم کو پیالے میں نکالنے لگی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس کے وہاں کھڑے ہونے سے الجھ گئی۔ میں اتنا برا بھی نہیں ہوں کہ آپ میری بات کا جواب دینا بھی پسند نہ کریں۔ وہ کچھ کہے بغیر ہی کریم کو پھینٹنے لگی۔ عمر اسے کبھی بھی آپ کہہ کر مخاطب نہیں کرتا تھا۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی اس وقت وہ اسے آپ کہہ کر کیوں مخاطب کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جواب مت دیں، کافی کا ایک مگ تو دے سکتی ہیں۔ اس کی اگلی فرمائش نے علیزہ کو کچھ اور حیران کیا تھا۔ وہ اب آگے بڑھ کر کچن میں موجود ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔
अलीसा कुछ देर शशोपंज में गिरफ्तार रही, फिर अपनी साबका खामोशी को बरकरार रखते हुए उसने एक के बजाय कॉफी के 2 मग तैयार करने शुरू कर दिए। कॉफी तैयार करने के बाद उसने दोनों मग उठाए और एक मग उमर के सामने मेज पर रख दिया। दूसरा मग लेकर वो किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी तो उसे उमर की आवाज़ सुनाई दी। आप कॉफ़ी मेरे साथ बैठकर पिएं, मुझे कुछ काम करना है, उसने जवाबन कहा था। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कॉफ़ी पीने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे, उसने एक बार फिर कहा। नहीं, मुझे यूनिवर्सिटी का बहुत सा काम करना है, उसने सर झुकाए हुए एक बार फिर इनकार कर दिया। उमर इस बार फिर इसरार करने के बजाय तेजी से उठकर किचन से निकल गया। अलीसा हक्का बक्का उसे जाता देखती रही। उसे उमर से इस किस्म के रद्दे अमल की तवक्को नहीं थी। कॉफी का मग अब भी वैसे ही मेज पर पड़ा हुआ था और उसमें से निकलने वाला धुआं देखकर अलीसा को अफसोस हो रहा था। वो अंदाजा नहीं कर पा रही थी कि उमर नाराज हो गया है या वैसे ही उठकर चला गया है। 2 दिन के बाद छुट्टी का दिन था और अलीसा 10-11 बजे के करीब लॉन में अपनी एक पेंटिंग मुकम्मल करने में मसरूफ थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था और ठंडी हवा चलने की वजह से खासी खुनकी थी, लेकिन वो जानबूझकर लैंडस्केप मुकम्मल करने के लिए बाहर आ गई थी। पैलेट को हाथ में थामे हुए वो ब्रश के साथ कैनवस पर स्ट्रोक्स लगाती रही। सूरज की रोशनी ना होने की वजह से उसे शेड्स देने में बहुत गौर व खोज करना पड़ रहा था। शायद वो अभी कुछ और देर इसी इन्हमाक से अपने काम में मसरूफ रहती, मगर कैनवस पर पड़ने वाले बारिश के एक कतरे ने उसे चौंका दिया था। उसने बिजली की सी तेजी से कैनवस को एजल से उतार लिया। पीछे मुड़ते ही उसकी नज़र उमर पर पड़ी थी। वो लॉन के बिल्कुल ही सामने शेड के नीचे बरामदे की सीढ़ियों पर उस जगह बैठा हुआ था जहां उसने अपने ब्रश और पेंट बॉक्स रखे हुए थे। वो एक लम्हे के लिए ठिठकी। पता नहीं वो कब से वहां बैठा हुआ था। अलीसा को उसकी आमद का पता नहीं चला था। फिर उसने कैनवस को अपने कलर्स के पास जाकर रख दिया। वापस लॉन में आकर उसने अपना एजल उठाया और उसे भी वहीं ले आई। उमर अब उसकी पेंटिंग दोनों हाथों में थामे देख रहा था। अलीसा खामोशी से उसके करीब आकर अपनी चीज़ें समेटने लगी थी। अलीसा, तुम्हें अब मुझे माफ़ कर देना चाहिए। वो पेंट बॉक्स और ब्रश उठाकर खड़ी हो रही थी जब उमर ने नज़रें उठाकर उससे कहा। वो उसके उस जुमले पर हैरान रह गई थी। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, तो फिर माफ़ी किस बात की? उमर ने कुछ कहने के बजाय नरमी से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठा लिया। मेरी बकवास पर गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप नाराज़ थे मुझसे, मैं तो नाराज़ नहीं थी। उमर का रद्द अमल उसके लिए बेहद हैरान कुन था। वो यकदम खिलखिलाकर हंसने लगा था। चंद लम्हे हंसने के बाद उसने कहा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हो सकता अलीसा, तुमसे? मगर आप थे, उसने अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए कहा। नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं था। नाराज़ होने के लिए शिकायत होना ज़रूरी होता है और मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं हो सकती। उसने सर उठाकर बेयकीनी से उमर जहांगीर को देखा था। दुनिया में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जिसकी कोई बात आपको बुरी नहीं लगती, जिस पर कभी आपको गुस्सा नहीं आता, जिससे कभी आप नाराज़ नहीं होते, नाराज़ होना चाहें तो भी नहीं हो सकते। मेरे लिए वो कोई ना कोई तुम हो। उमर को क्या हो गया है? अलीसा ने सोचा था। ये क्या कह रहा है? उसकी बेयकीनी में कमी नहीं आई थी। आफ्टर ऑल, आप ये तो ज़रूर चाहते हैं कि आपके मरने पर कोई ऐसा शख्स आपके लिए रोए जिसे आपने सारी ज़िंदगी रोने ना दिया हो। मैं जानता हूँ अलीसा, मेरे मरने पर मेरे लिए रोने वाली सिर्फ तुम होगी। वो हवन्नक बनी उसका चेहरा देखती रही। वो अब मुस्कुरा रहा था। आप क्या करना चाहते हैं? उसने एकदम खौफज़दा होकर कहा। उमर बेसाख्ता कहकहा मारकर हंसा। कुछ नहीं, मैं कुछ भी करना नहीं चाहता। फिर आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? कैसी बातें? ये जो कुछ आप कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ? अलीसा की समझ में नहीं आया कि वो उसे क्या कहे। वो जानते बूझते हुए मौत और जिंदगी के अलावा भी तो बहुत सी हकीकतें हैं। मसलन
जैसा ये कि इंसान को अपनी जिंदगी अपने ही हाथों खत्म करने का कोई हक नहीं है। उसने कुछ डरते हुए कहा। और ये कि इंसान को हर हाल में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। और ये कि जिंदगी में आने वाले प्रॉब्लम्स का साबित कदमी से मुकाबला करना चाहिए। बस। अलीसा कुछ शर्मिंदा हो गई थी। उसका ख्याल था वो उसकी बात के जवाब में अपने रवैये की वजाहत करेगा, अपने उस इक़दाम को सही साबित करेगा, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। ये पेंटिंग तुम मुझे दे दो। उसकी सारी बातों के जवाब में उसने दोनों हाथों में पेंटिंग उठाकर देखते हुए कहा। आप इसका क्या करेंगे? अलीसा ने बात का मौजू बदल जाने पर कुछ मायूसी से कहा। मैं इसे अपने बेडरूम में लगाऊंगा या फिर अपने ऑफिस में। यह अभी मुकम्मल नहीं हुई। मुझे तो ये मुकम्मल लग रही है। नहीं, कुछ स्ट्रोक्स रहते हैं और पानी के इस कतरे की वजह से यहाँ कलर भी खराब हो गया है। इसे भी ठीक करना होगा। अलीसा ने हाथ से तस्वीर की मुख्तलिफ जगहों की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं, मुझे ये इसी तरह चाहिए, किसी मजीद तब्दीली के बगैर। मगर बारिश के इस कतरे वाली जगह को तो मुझे ठीक करना पड़ेगा। तुम बारिश के इस कतरे वाली जगह को ठीक करने के बजाय यहाँ अपना नाम लिख दो। मगर कुछ नहीं, बस तुम ब्रश लो और यहाँ अपना नाम लिख दो। अलीसा ने कुछ हैरानी से उसे देखा और फिर ब्रश निकालकर सफ़ेद कलर से तस्वीर के दरमियान में बारिश के उस कतरे की वजह से फैले हुए रंगों में कुछ बेदिली से अपना नाम लिख दिया। वो बड़ी दिलचस्पी से सारा अमल देखता रहा और जब उसने अपना नाम लिख दिया तो उसके चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। हाँ, ठीक है, अब ये मुकम्मल हो गई है, उसने अलीसा के हाथ से पेंटिंग लेते हुए मुतमईन लहजे में कहा था। अलीसा की मायूसी में कुछ और ही इजाफा हो गया। उमर जहांगीर परफेक्शनिस्ट था और अब वो एक नामुकम्मल तस्वीर के दरमियान मौजूद धब्बे और उस पर लिखे नाम को सराह रहा था। मेरा कमरा तुम्हें बहुत मिस करता है। उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसे एक परी की आदत हो गई है। मेरे जैसा जिन उसको पसंद नहीं आ रहा। वो बड़ी संजीदगी से अलीसा को बता रहा था। अलीसा का चेहरा चंद लम्हों के लिए सुर्ख हुआ, फिर वो यकदम खिलखिलाकर हंस पड़ी।